हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे मार्केट सिचुएशन के बारे में कि मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में देखेंगे, एफ आई डी आई का डेटा एंड आगे का व्यू क्या रहना चाहिए हमारा मार्केट में, वो भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि टेलीग्राम पे लेटेस्ट अपडेट वहाँ तक पहुँचाई जाती है। निफ्टी में एंड टोटल ओवरऑल मार्केट में मैंने एक अपडेट दिया था कि दोस्तों अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से आपको मिनिमम 60% कैपिटल या फिर 50% कैपिटल अपने हाथ में रखना है। मतलब ये है कि मान लो आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और वो अगर सारा आपका मार्केट में लगा हुआ है तो उसमें से 50,000 आपको निकालना है, अपने हाथ में रखना है। जब भी मार्केट गिरे तो वो 50,000 आपके एवरेज में काम आए, अगेन फ्रेश एंट्री लेने में काम आए गिरते मार्केट में। अगर आप पूरा पैसा एक जगह पे लगा के बैठे हो और मार्केट गिर गया तो ऐसे में दोस्तों आपको लॉस भी होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, शेयर वापस ऊपर जाएंगे, बट अगर वही चीज़ अगर आप लो पे बाई करोगे तो आपको डबल प्रॉफिट होगा। अभी के टाइम सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वीक हमें देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है? रिसेशन का डर, बहुत बड़ा डर हमें देखने को मिल रहा है। अमेरिका का जो विक्स है वो दोस्तों यहाँ पर जो है कि 55% सिंगल डे हमें बढ़ते हुए नजर आया है। उस डर की वजह से अपना जो इंडिया का विक्स है वो भी 10% इंक्रीज होते हुए नजर आया है। आगे का क्या व्यू रहेगा और ये गिरावट में कहाँ पे मौका बन सकता है? बड़ी अच्छी कंपनियां हमें सेलेक्ट करनी होगी। जिन कंपनियों के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जो अभी लोअर वैल्यूएशन पे मिल रही है, उनको सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों लास्ट 5 डेज में, तो निफ्टी में तो अपने मार्केट में ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बट जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट गिर रहा है अपने मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आज के दिन अगर बात की जाए, कल के दिन निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट हमें डाउन होते हुए नजर आया। वही सबसे पहले अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो कल का जो दोस्तों यूएस मार्केट आपका गिरा है, बहुत बड़ी गिरावट हुई है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अभी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन डे से यूएस मार्केट गिर ही रहा है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो अपने मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1% ही गिरे हैं। बैंक निफ्टी पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ा नहीं, आधा परसेंट, जो कि नॉर्मली डेली बेसिस पे इतना तो मूवमेंट चलता ही रहता है। इंडिया विक्स जो है वो अभी के टाइम 10% इंक्रीज हुआ है। मतलब भारत में भी डर का माहौल, जब जब विक्स बढ़ता है तब तब माना जाता है कि डर का माहौल बन रहा है। तो भारत में अभी के टाइम डर का माहौल जो है वो बन रहा है। वही अगर मैं बात करूँ डो जोन्स, S&P 500, नेस्डैक, ये हमें कल के दिन बिल्कुल मतलब शुरुआत में तो क्रैश होते हुए देखने को मिले थे, क्योंकि यूएस का जॉब्स डेटा आया था। जॉब्स डेटा की वजह से यहाँ पर जो है कि मार्केट गिरा। अब जॉब्स डेटा को कैलकुलेशन करते हैं कि क्या इसकी वजह से मार्केट गिरता क्यों है, वो भी जानेंगे। और अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ, स्मॉल कैप जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3%, 3.5% गिरा है। स्मॉल कैप 200 इंडेक्स, 2000 इंडेक्स। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, अपना मिड कैप टॉप पे है, स्मॉल कैप भी टॉप पे है। निफ्टी तो चलो कोई नहीं, ग्रोथ के हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप लास्ट लॉकडाउन के बाद 600-700% रिटर्न दे चुके हैं। कितना परसेंट दोस्तों? 600 से 700% तक के रिटर्न्स आ चुके हैं इनसे। और यूएस में जो सबसे ज़्यादा कौन सा गिरा? डोव जोन, जो कि लार्ज कैप में आता है, उसमें कम गिरावट। S&P 500 उससे थोड़ी ज़्यादा गिरावट। नेस्डैक में और बड़ी गिरावट, बट स्मॉल कैप इंडेक्स कितना गिरा है? 3.5%। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। S&P 500 विक्स जो है 25% जंप किया है, उससे पहले भी हमें जंप करते हुए नजर आया। ग्लोबल मार्केट टोटल डाउन है। यूएस मार्केट तो चलो अपने जॉब्स डेटा की वजह से गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यूएस भी नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट के भी सेंटीमेंट नेगेटिव है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वॉर की भी सिचुएशन चल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हमें गिरावट, ब्राज़ील के मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी गिरावट, डेक्स में भी गिरावट, यूरोप मार्केट में भी हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है। वही अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो जो सबसे सिंगल डे में जो सबसे ज़्यादा दोस्तों हमें मार्केट गिरते हुए नजर आया है, वो दोस्तों यहाँ पे निकाई, जापान का मार्केट बिल्कुल ऑलमोस्ट सिंगल डे में 6% दोस्तों गिरा है, जो कि बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, 4th नंबर पर आता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से सेंटीमेंट नेगेटिव हो रहे हैं। तो सबसे पहले यूएस का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जॉब्स डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है 2022 के बाद सिंगल डे में यूएस मार्केट में जॉब्स डेटा की वजह से। अब देखिए, जॉब्स डेटा में यहाँ पर अगर देखा जाए तो जॉब्स जो है वो नहीं मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी जो है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। अब देखिए, इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या है, मतलब यूएस जॉब डेटा जो है, अब इसकी वजह से नेगेटिविटी कहाँ पे आएगी? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे ना, यूएस में अभी रिसेंटली जो जॉब प्रोवाइड की गई है वो है 1,14,000 जॉब प्रोवाइड की गई है। बट ये नंबर्स जो है वो मार्केट को सही नहीं लगे, क्योंकि मार्केट इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके बैठा था कि इससे भी ज़्यादा जॉब्स मिलेगी, बट नंबर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अभी के टाइम 4.3% पे पहुँच चुकी है।
तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। 4.3% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमें पहुंचते हुए नज़र आ रही है। इसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी कि सितंबर अगस्त के आसपास, अक्टूबर के आसपास फेड रेट यहाँ ब्याज दरों में कटौती हो सकती थी, बट वो इस डेटा की वजह से अब नहीं हो सकती है, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों जो फेड मीटिंग हमें होते हुए नज़र आई थी लास्ट टाइम 2 महीने पहले, वहाँ पे एक अपडेट दिया था कि हम आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती करेंगे, बट अब वो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल लग रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है आने वाले समय में रेट कट जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर बेरोज़गारी बढ़ती है तो मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बेरोज़गारी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए किसी भी बड़े देश में अगर बेरोज़गारी का मामला जो है वो अगर हाथ से निकल जाता है तो फिर वहाँ पे और भी ज़्यादा बेरोज़गारी इंक्रीज हो जाती है। जब तक वो कंट्रोल में है तब तक कंट्रोल में, अगर वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अभी के टाइम यहाँ पे डर किस बात का चल रहा है, रिसेशन का। अब रिसेशन कैसा, मतलब कि रिसेशन मतलब कि पेंडेमिक महामारी, ऑलमोस्ट मार्केट क्रैश, रिसेशन इसे बोलते हैं। इसमें अब देखिए बेरोजगारी की वजह से रिसेशन कैसे आता है, सबसे पहले वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर बेरोजगारी होगी तो मतलब मैक्सिमम लोगों के पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि अब जॉब ही नहीं करेंगे तो लोग पैसा लाएंगे कहाँ से। अब अगर लोगों के पास पैसा होगा ही नहीं तो वो खर्च भी नहीं करेंगे, मतलब उनके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो वो खर्च कैसे करेंगे। और जब वो खर्च करेंगे ही नहीं तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट कम सेल होंगे। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट कम सेल होंगे तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो है कि उनकी जो रिजल्ट्स है वो नेगेटिव आएंगे, सेल्स गिरेगी, प्रॉफिट गिरेगा, और सेल्स एंड प्रॉफिट गिरा तो इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, पैसा मतलब शेयर से सेल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट बनेंगे। जब रिजल्ट्स बेकार आएंगे तो शेयर में इन्वेस्ट कौन नहीं करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है जो बेरोजगारी का डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के लिए। तो अब यहाँ पर आगे का क्या व्यू रहना चाहिए, यूएस मार्केट भी गिर रहा है, वॉर का भी सिचुएशन है, अपने मार्केट में क्या स्थिति रहेगी वो सबसे जानना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर मैं एफ वाइज वालों के नंबर्स आपके सामने शेयर करूं तो एफ आई वाले क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू एग्जिट ही ले रहे हैं मार्केट से। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू इनकी सेलिंग ही चल रही है। यहाँ पे से 2022 से ऑलमोस्ट हमें सेलिंग, बीच बीच में थोड़ी बहुत बाइंग हमें होते हुए नजर आई। यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो ऑलमोस्ट एक अच्छी बाइंग की, बट उसके बाद पीएसयू में भी बुल रन आया, बट उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी। यहाँ पे सिंगल मंथ पे बाइंग आई बट वो सेकंड मंथ में ही ओवरऑल पूरी सेलिंग कर दी। एफआई वाले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अप्रैल मंथ में, मई मंथ में यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ऑलमोस्ट मार्केट से बहुत बड़ा फंड निकाला है। और लास्ट जून एंड जुलाई में जो एंट्री ली है ना, कितना करोड़, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, सिर्फ 7,000 करोड़। बट अगर आप दूसरी साइड देखेंगे तो डीआई वाले कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पे बाइंग हो रही है 2021 से लेके 2020 से लेके। इसी वजह से तो दोस्तों बुलरन आया है। अब ये डीआई वाले जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग होगी, ये कंफर्म है। क्योंकि दोस्तों अगर ये 2020 से कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं और ये भी प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है दोस्तों, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि डीआई वाले जब तक रुके हुए हैं, बाइंग होल्ड किए हुए हैं, तब तक चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्होंने जिस दिन बुक किया उस दिन एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो हर गिरावट हमारे लिए मौका रहता है, हर गिरावट में दोस्तों मौका है। गिरावट में डरने की ज़रूरत नहीं होती है, गिरावट में अच्छे क्वालिटी स्टॉक को खरीदना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट, ज़्यादा स्टॉक ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठे नहीं करने हैं, क्वालिटी स्टॉक को पकड़िए, चाहे वो एक ही हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। अब देखिए आप हज़ारों स्टॉक लेके पोर्टफोलियो में, मैं देखता हूँ 100 200 स्टॉक लोग लेके बैठते, 50 स्टॉक लेके बैठते हैं, तो एक भागेगा आपका दूसरा गिर जाएगा, नॉर्मल है। अब लोग बोलते हैं कि भाई राकेश झुनझुनवाला वगैरह ये 50 स्टॉक लेके बैठे हैं, ये 70 स्टॉक 100 स्टॉक लेके बैठे हैं, तो वो स्टॉक लेके बैठे तो उनकी जो मेजर होल्डिंग कहाँ पे है। अब राकेश झुनझुनवाला जी ने मान लो 50 करोड़ में कोई स्टॉक बाई कर लिया, अब वो तो चले गए, बट मान लो उनके पोर्टफोलियो में 50 करोड़ का कोई स्टॉक ऐड होता है। अब उनके लिए ये 50 करोड़ 50 रुपये ही है, ये कोई 50 करोड़ नहीं है। ओवरऑल उनकी नेटवर्थ 50,000 रुपये है, सॉरी 50,000 करोड़ है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पर 1 करोड़ को 1 रुपया भी माना जाए तो 50 करोड़ कोई बड़ी वेल्थ नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि ये अपने पोर्टफोलियो को 50 स्टॉक भर के बैठे, तो हम भी 50 स्टॉक भर के बैठे। क्वालिटी स्टॉक को पकड़िए। गिरावट यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ दोस्तों मिड कैप, अब देखिए यहाँ पे यूएस मार्केट डाउन है तो ओवरऑल मिड कैप के भी ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से जो मिड कैप जिस हिसाब से सेंटीमेंट नेगेटिव दिखाता है ना, जैसे यहाँ पे गिरावट 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 गिरावट, तो यहाँ से एक गिरावट हो सकती है जिसमें मिड कैप जो है वो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट यहाँ से डाउन हो सकता है। जब तक मिड कैप ईएमए के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ईएमए के नीचे आया तो दिक्कत हो सकती है। 50 डे मूविंग एवरेज ये अभी के टाइम हम देख रहे हैं,
मंथली कैंडल की अगर मैं बात करूं, टॉप पे अभी मिड कैप है, जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। RSI जो है वो बिल्कुल टॉप पे है। इससे पहले RSI यहाँ पे टॉप पे गया था, सेलिंग आई थी। अभी यहाँ पे टॉप पे है, सेलिंग आ सकती है। तो हमें यहाँ पर अलर्ट कहाँ पे रहना है? वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं रिसेंटली, लास्ट 2 सालों में 10-10, 15-15 गुना रिटर्न दे चुके हैं, उनमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिफेंस स्टॉक में जो क्वालिटी कंपनी है, चलो ठीक है। हर बड़ी गिरावट में दोस्तों यहाँ पे डिफेंस में मौका कहाँ पे बन रहा है? हर बड़ी गिरावट में मौका एक तो आपका बेल में भी बन रहा है, क्योंकि कंपनी अच्छी है डिफेंस में, और HAL में भी एक अच्छा मौका बन रहा है, ऑर्डर बुक अच्छी है। बट एक अच्छी गिरावट होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे मतलब इन स्टॉक को हमें रडार पे रखना है। दूसरी बात, रेलवे के स्टॉक्स में भी एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। IRFC जंप भले ही किया हो, बट वॉल्यूम डिलीवरी बहुत कम है, तो रेलवे के इन स्टॉक्स में एक सेलिंग बन सकती है। बट अगर यहाँ पर अभी के टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ कि रेलवे, डिफेंस, इनमें एक सेलिंग क्रिएट हो सकती है। वो स्टॉक जिनका PE बहुत ज़्यादा हाई है, उनमें एक सेलिंग क्रिएट हो सकती है। वो स्टॉक जो कि ऑपरेटर गेम की वजह से ऊपर तो गए, जो स्टॉक लॉस में है, सिर्फ PSU स्टॉक लॉस में है बट गवर्नमेंट की वजह से भागते रहे, उनमें बच के रहना है। अब इम्पॉर्टेंट है कि इस गिरावट में अगर गिरावट होती है बाई चांस, तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए, कौन से स्टॉक, मेरी पर्सनल पिक कौन सी रहेगी, ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा व्यू क्या रहेगा? मेरा व्यू दोस्तों यहाँ पे सिंपल है। फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का बढ़ेगा चाहे गिरावट हो नहीं हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में ग्रो होगा। तो अगर गिरावट में कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक मिलता है तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। इरकॉन जो है PE रेशियो भी कम है, सेफ भी दिख रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे अगर गिरावट में मुझे इरकॉन मिला तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐड करने की कोशिश करूँगा। मतलब ऐसा है कि हर बड़ी गिरावट में इरकॉन में मैं थोड़ी सी पोजीशन क्रिएट करूँगा, क्योंकि ये रेलवे में भी है प्लस हाईवेज वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कवर कर रहा है। अगला दोस्तों यहाँ पर स्टॉक है पोर्ट बिजनेस। चाहे दोस्तों रिसेशन आए, चाहे कुछ भी हो, देश तभी ग्रो होगा जब भारत की GDP तभी बढ़ेगी जब यहाँ पे भारत बाहर के देशों में जो सामान है वो सप्लाई करेगा। तो अदानी पोर्ट सबसे बेस्ट कंपनी हमें दिख रही है, क्योंकि दोस्तों देश को ग्रो होना होगा। देश ग्रो तभी करेगा जब भारत जो है बाहर के देशों में प्रोडक्ट बेचेगा, बाहर से डॉलर आएगा। तो डॉलर कैसे आएगा? जब बाहर के देशों में माल जाएगा। बाहर के देशों में माल कौन भेजेगा? अदानी पोर्ट। अगर इस गिरावट में अदानी पोर्ट मुझे 2%, 5%, 10% जैसे जैसे मुझे गिरावट में मिला, मैं ओनली फॉर ऐड करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक डिप मुझे यहाँ पे दिखी, अगर ऐड किया अच्छा प्रॉफिट हुआ, 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 यहाँ पे ऐड किया अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो अगर मुझे यहाँ पे डिप दिखती है, मतलब मान लो कि स्टॉक 1500, 1400 के लेवल से भी दिखा देता है, तो मैं यहाँ पे ओनली फॉर ऐड करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको इरकॉन बता दिया है। पोर्ट बिजनेस में दोस्तों अदानी पोर्ट बता दिया है। उसी के साथ साथ चाहे कैसा भी रिसेशन हो, चाहे कुछ भी हो, अपना पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों चाहे कुछ भी हो, लोग बिजली तो यूज़ करेंगे, उद्योगों के लिए बिजली तो ज़रूरी होगी। पावर सेक्टर के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर PSU की तरफ जाए तो SJVN मुझे अच्छा लगता है, अच्छी ऑर्डर बुक है इसकी। मैं ये सभी स्टॉक बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से। अगर गिरावट होती है और इस गिरावट में हम इन स्टॉक्स पे भरोसा करें तो नॉर्मली यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। ये मेरा पर्सनली व्यू है। बाई एंड सेल करने से पहले अपना खुद का भी रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर रिन्यूएबल जो पावर सेक्टर में, जैसे कि एक तो अपना SJVN है, दूसरा अपना दोस्तों टाटा पावर है, और तीसरा अदानी पावर स्टॉक है, और उसी के साथ साथ चौथा अपना अदानी ग्रीन स्टॉक है। ठीक है, ये 4 स्टॉक पावर सेक्टर में मुझे दिख रहे हैं। इन्फ्रा को हमने कवर किया, पोर्ट बिजनेस को कवर किया, पावर सेक्टर को हमने कवर कर लिया है। तो ओवरऑल इन सेगमेंट में आपको फोकस रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चाहे रिसेशन हो, अब ऐसा तो थोड़ी है कि रिसेशन होगा तो सभी लोग घर में जो भी बिजली है वो बंद कर देंगे, पंखे वगैरह बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो तो ऐसे ही ऐसे रहेगी। पोर्ट बिजनेस है उसको, वो तो और ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे अब देश की GDP डाउन होगी तो देश कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, पोर्ट बिजनेस कभी भी मतलब ओवरऑल डाउन होते हुए नहीं दिखता, एक अच्छी ग्रोथ रहती है। स्टॉक अगर पोर्ट का अच्छा खासा डाउन में मिले तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि देश में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि भारत अगर आने वाले समय में अच्छी खासी GDP पहुंचेगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा फंड जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इरकॉन मुझे अच्छा लगता है। तो ये 3 सेगमेंट के मैंने कुछ स्टॉक्स बताए हैं आपको, 4-5 स्टॉक बताए, तो इनके ऊपर हमें थोड़ी बहुत नज़र रखनी चाहिए। थैंक यू। बट किसी भी स्टॉक में ओवरबॉट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी है, गिरावट हमारे लिए सबसे बड़ा मौका बनेगा। थैंक यू।